नमस्कार, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी पर। मैं ललित यादव आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो मेरे दोस्त मुझे नहीं जानते, मेरा नाम ललित यादव है। मैंने डबल एमए किया है लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से। गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं, अपनी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट पोजीशन पर रहा हूं। एमफिल किया है, वहां पर भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूं। बीएड किया है, सीटेट क्वालिफाई है, नेट क्वालिफाई है मेरा लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों से सेपरेटली मैंने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। बाकी अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए क्लासेस का तो ये फ्री पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। यहां पर आपको सारे पीडीएफ भी मिल जाएंगे। आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं, मेरे से गाइडेंस लेना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें मौजूद हैं, डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको कंप्लीट कोर्स करना है, बहुत डिटेल से स्टडी करना है प्रॉपर मेंटरशिप के साथ, तो आप अनअकैडमी का कोर्स ले सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी के कोर्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला बेनिफिट, एक सब्सक्रिप्शन लेने से, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेने से आपको इंडिया के सारे टॉप टीचर्स की क्लासेस मिल जाएंगी। लगभग 150 प्लस एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी पर, आपको सभी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा। आप उनकी कोई भी क्लास किसी भी टाइम देख सकते हैं। ठीक है, आप हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल तीनों मोड में क्लासेस मिलेंगी एक ही सिंगल सब्सक्रिप्शन से, यानी कि तीनों का एक्सेस रहेगा, अलग से कुछ नहीं करना पड़ेगा, अलग अलग लैंग्वेज के लिए अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं, एक ही सब्सक्रिप्शन से तीनों मिल जाएंगे। जो देखना है देखिए, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों सेशंस अवेलेबल रहेंगे। आप जैसा सेशन देखना चाहते हैं देखिए, कितनी भी बार देखिए, ये सब फीचर्स अनअकैडमी पर हैं। और बहुत सारे रिजल्ट अनअकैडमी से रेगुलर होते हैं। देखिए हर साल 150 से भी ज्यादा 170-80 के आसपास रिजल्ट अनअकैडमी से हो रहे हैं। बहुत सारे टॉपर्स अनअकैडमी से पढ़ करके एग्जाम क्रैक करके निकल रहे हैं, तो आप भी उनमें से एक हो सकते हैं अगर आप तैयारी कर रहे हैं। अब जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो आपकी मैं एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में। हेल्प ये कि जब भी आप कोर्स लेंगे, जैसे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का ये प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आइकॉनिक प्लस लाइट 3 तरीके के कोर्स दिखेंगे। इन सब में मैं आपकी एक बहुत बड़ी हेल्प कर सकता हूं। क्या? जब भी आप कोर्स सेलेक्ट करेंगे तो आपको मैं फीस में डिस्काउंट दिलवा सकता हूं। डिस्काउंट के लिए कैसे होगा? आप जब कोर्स सेलेक्ट करते हैं तो यहां पर नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन आता है, रेफरल कोड डालने का ऑप्शन आता है इधर। तो उस रेफरल कोड में आपको ये डालना है LYLIVE, इसको अप्लाई कर देना है, फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अनअकैडमी पर ऑफर चल रहा होगा वो ऑफर आपको मिल जाएगा। डिस्काउंट टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, कभी 10%, कभी 20%, 25% भी होता है। कई बार आपको एक्सटेंड कोर्स 3 4 6 महीने एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते हैं। जो भी ऑफर है सब ऑफर इस कोड से मिलेंगे। इसको कोड टू सक्सेस बोलते हैं। रीजन क्या? कि फीस में डिस्काउंट, इसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं। देखिए आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, आपकी सिचुएशन को देखते हुए, आपकी कमियों को दूर करते हुए आपके लिए एक अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत पड़ती है। और वो एक टीचर ही कर सकता है, क्योंकि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपकी सिचुएशन को समझ सकता है, क्योंकि सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो इसलिए आपकी इस एग्जाम की तैयारी में एक टीचर का, एक मेंटर का होना बहुत जरूरी है। गाइडेंस मैं खुद देता हूं, बिना मैनेजर असिस्टेंट के देता हूं। और मेरा यही मानना है कि मैनेजर असिस्टेंट के माध्यम से गाइडेंस नहीं होती है। उनके माध्यम से गाइडेंस होती है तो फिर सब लोग आईएएस बन जाते हैं। आईएएस यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए टीचर की गाइडेंस चाहिए। तो मैं खुद ही गाइड करता हूं। आप जब भी मेरे से कॉल करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, आपकी डायरेक्ट बात, सीधी बात मेरे से होगी। मेरी टीम सोशल मीडिया पर, बाकी जगह पर रिप्लाई करती है, लेकिन कॉल करते हैं तो मैं ही रिसीव करता हूं, और कॉल बैक भी मैं करता हूं। हाँ, कई बार लेट जरूर हो जाता है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ मैं बात कर रहा हूं, क्लासेस भी ले रहा हूं। तो आपको चिंता नहीं करना। आप जब भी कॉन्टेक्ट करेंगे विद इन 24 to 36 आवर्स, 36 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको वापस करूंगा कॉन्टैक्ट, और आपकी डायरेक्ट बात मेरे से हो जाएगी। आपको मेरे से गाइडेंस लेनी है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, जो भी चीज जानने आप बिंदास मेरे से बात कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना है तो कॉल जरूर कर लेना। सब्सक्रिप्शन लेने से पहले मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, क्योंकि बिना रेफरल कोड के कोई फिर बाद में आपको जब गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर परेशान हो जाते हैं बहुत सारे की बच्चे की, सर हमने तो ऐसे ऐसे ले लिया लेकिन अब क्या करें। तो फिर उसके बाद हम भी कोई सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहले ही समझदारी से आना है, LY लाइव कोड लगा करके सब्सक्रिप्शन लेना है। हर हफ्ते एक नया बैच शुरू होता है। फाउंडेशन बैच अनअकैडमी पर शुरू हो चुका है, बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से। आप ईएमआई पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, मंथली बेसिस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको एक साथ पूरा पैसा देने की भी जरूरत नहीं है। और आपके पास अगर पैसा नहीं भी है
तो भी मैं आपको एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन दिला सकता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपनी गारंटी पर आपको मैं एजुकेशन लोन दिला दूंगा, चाहे आपके अकाउंट में एक भी रुपया ना हो। ठीक है, फ्री तो नहीं करा सकते हैं क्योंकि हमारा नहीं है, हम भी एज ए टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करा दूंगा। ठीक है, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर लेना, जितनी हेल्प बन पाएगी पूरी हेल्प करेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। कॉन्टेक्ट करने के लिए मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर सब चीजें, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, डायरेक्ट मेरे से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। ये कुछ मेरे एरियाज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, तो इनकी क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। यूट्यूब पर आप मेरे नाम से सर्च करेंगे तो बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। ये टेलीग्राम चैनल है, ये कोड है, इस कोड को याद रखिएगा, LYLIVE, और क्लास को लाइक शेयर करते जाना है, एकदम बिल्कुल हाई जोश के साथ क्लास में एंट्री करनी है। अब क्लास लंबी चलेगी, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी, एक हाई जोश के साथ रहना है। अनअकैडमी का कोर्स जब भी लें, कोड याद रखिएगा, LY लाइव लगाना है, मेरे से बात कर लेनी है, तो एकदम हाई जोश बताने सब दोस्त कैसे, हाउ इज द जोश, आंसर आना चाहिए हाई सर, हाउ इज द जोश, एक हाई जोश के साथ सब लोग आंसर दीजिए और सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। चलिए तो मैं सेशन स्टार्ट करता हूं। एकदम सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, वहां तक पहुंचने से पहले हमें कुछ चीजों को जानना पड़ेगा कि ये सोशल मीडिया क्या है, कैसे आया, किधर से आया। देखिए, पहले के टाइम में इंटरनेट तो होता नहीं था, है ना। पहले के टाइम में आप किस तरीके से एक दूसरे के साथ संपर्क करते थे, आप यात्रा करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, यात्रा के साथ साथ आप पत्र लिख करके भेजते थे, जैसे फिल्मों में देखते होंगे ना गाना, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया। तो सोचो उस टाइम का तो प्यार करना भी कितना बड़ा कठिन जटिल कार्य था। आपको बात करनी होती थी तो आपको खत लिखना पड़ता था, उसको भेजना पड़ता था, अब तक आते थे, फिर वो आप पता नहीं कब वापस आए, कब उसका रिप्लाई मिले ना। आजकल तो सब कुछ फोन से हो जाता है। तो परंपरागत चीजें चली आ रही थी, लेकिन समय के साथ साथ खास करके दूसरे विश्व युद्ध के बाद से बहुत तेज गति से आईटी के सेक्टर में, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत तेज गति से विकास होने लगा। और खास करके वर्ष 2000 के बाद से इसमें तीव्र गति से विकास हुआ, बहुत तीव्र विकास हुआ। ठीक है, और उसका सबसे बड़ा कारण जो था, दो चीजें थी। एक तो सबसे बड़ी चीज कि सस्ते मोबाइल, है ना, सस्ते मोबाइल जो है वो लॉन्च हो गए। पहले अगर 1900 वर्ष 2000 से पहले की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम कैसे मोबाइल होते थे, लैंडलाइन लगा रहता था ना, उसमें गोल गोल यूं मिलाते थे, 1 2 3 ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा घुमा करके नंबर मिलाने पड़ते थे। टेलीफोन होता था लैंडलाइन वाला, उसी पर ही बातचीत कर पाते थे। इंटरनेट लगता भी था तो वायर वाला इंटरनेट लगता था, बड़ा दूभर और बहुत ही हल्का, बहुत स्पीड, बहुत कम स्पीड वाला इंटरनेट होता था। लेकिन जैसे जैसे आईटी के सेक्टर में प्रगति होती गई, खास करके वर्ष 2005-2010 के बाद से सस्ते मोबाइल इतने ज्यादा मार्केट में आने लगे, बहुत ज्यादा। अब बहुत सस्ते से मोबाइल, 2-3 हजार रुपए के मोबाइल में आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं जिनकी कल्पना आप आज से 20-25 साल पहले कर भी नहीं सकते थे। तो सबसे पहले तो हर घर में, हर व्यक्ति के पास मोबाइल पहुंच गए। एंड्रॉयड टाइप के फोन, एप्पल के ये सारे फोन पहुंच गए। हमारे टाइम का जब हमारा जमाना था तो हम तो नोकिया का यूज करते थे, वही नोकिया का एक कीपैड वाला फोन होता था बस। लेकिन जब से अब ये एंड्रॉयड फोन आने लगे, सस्ते हो गए, और उसके बाद इसमें क्रांति ला दी किसने? सस्ते इंटरनेट ने, सस्ते एवं तीव्र इंटरनेट, है ना। इसने क्या किया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति ले आए एकदम। अगर आप 1990 के दशक के बच्चे हैं, हमारी उम्र के आसपास के लोग हैं, तो आपको ये चीजें पता रही होंगी कि जब हमारे टाइम में हम लोग इंटरनेट यूज करते थे ना कंप्यूटर के ऊपर बैठ करके, तो किसी भी वीडियो को चलाते टाइम मान लेते कि साइबर कैफे में जाते थे, 1 घंटे के पैसे दिए, उनको रेंट पे पैसे देना पड़ता था, 1 घंटे के रुपए दिए और वहां पर जाकर के बैठ करके कंप्यूटर पे कोई वीडियो देखना है या कुछ करना है। तो उस एक 5-6 मिनट वीडियो को देखने के लिए हमें आधा पौने घंटा लग जाता था, क्योंकि वो 10 सेकंड चलता, फिर गोल गोल घूमता ऐसे, बफरिंग बफरिंग बफरिंग, फिर 5-10 सेकंड चलता, फिर बफरिंग। और उसको भी बड़े हम आनंद के साथ देखते थे कि अरे वाह, आज तो वो देखा।
वर्ष 2015 के बाद से पूरे विश्व नहीं, भारत के अंदर भी बहुत तेज गति से इंटरनेट की स्पीड बढ़ी। भारत में तो खास करके जब से जियो ने फ्री इंटरनेट का, जिस तरीके से फ्री डाटा का जो सिस्टम स्टार्ट किया, तो आज तो ऐसा होगा कि आप चुटकियों में वीडियो देखते हैं, ओपन करते हैं, चुटकियों में वीडियो ओपन हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है, देख लेते हैं अपनी मर्जी से सब। तो ये जब डिजिटलाइजेशन तेज होने लगा, इन सब चीजों के कारण क्रांति आई डिजिटल क्षेत्र में, तो उसके बाद से सारे के सारे काम जो हैं, अधिकतर काम वो डिजिटल रूप में होने लगे। फिर चाहे आपको पेमेंट करना हो, ठीक है, चाहे आपको कोई सामान खरीदना हो, तो वो भी आप ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह ऐसी वेबसाइट से जाकर के खरीद लेते हैं। आपको पढ़ाई करना है तो आप यहीं से ऑनलाइन घर पे बैठ करके क्लास देख लेते हैं। आपको प्यार का इजहार करना है, मोहब्बत करनी है, दोस्ती करनी है, उसके लिए भी खत लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। उसके लिए भी मैसेज में तुरंत टाइप करके हाय हेलो, है ना। आजकल तो बहुत महान किस्म के बड़े नेक्स्ट लेवल के, फास्ट लेवल के प्रेमिकाएं होते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे। पहले तो हाय हेलो करेंगे, हाय हेलो, सामने से रिप्लाई आ जाएगा तो लगेगा अरे वाह, फिर रिप्लाई हम तो तुमका पसंद करता वाह, है आई लव यू वाह इस तरीके से करके तुरंत मामला वहीं पर ही कि हाँ भाई चलो, टाइम वेस्ट नहीं करना, बड़ी फास्ट जनरेशन हो गई है ना। तो यहां से फिर सोशल मीडिया, डिजिटल चीजें, डिजिटल प्लेटफॉर्म ये बहुत तेज गति से उभरने लगे, संपर्क के साधन उभरने लगे। और यहां से फिर मामला शुरू होता है सोशल मीडिया का, और उसके साथ साथ साइबर क्राइम का भी। तो पहले सोशल मीडिया को देख लेते हैं कि सोशल मीडिया क्या होता है। सोशल मीडिया का मतलब, एक टेक्निकल लैंग्वेज में बता देता हूं, बाकी तो आपको इनफॉर्मली तो आपने समझ ही लिया है कि अप्रत्यक्ष साइबर मंच पर लोगों के बीच इंटरनेट के माध्यम से आपस में जानकारियों का आदान प्रदान करना, जैसे फोटो हो गए, वीडियो हो गए, सूचना, इन सब का। तो इन सारे प्लेटफॉर्म्स को हम सोशल मीडिया कहते हैं। और ये फोटोज आप देख ही रहे सामने, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सब के सब जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कहलाते हैं। अब अगर हम बात कर लेते हैं प्रभाव की, तो जहां पर प्रभाव कुछ अच्छे होते हैं तो कुछ खराब भी होते हैं। तो कुछ अच्छे प्रभाव देख लेते हैं, ठीक है। अच्छे प्रभाव की अगर हम बात करें तो सकारात्मक के ऊपर देखेंगे तो संचार का सबसे तेज, ठीक है, अगर इसको देखें तो संचार का सबसे तेज स्वरूप है, सबसे तेज स्वरूप। कोई भी खबर तक बाकी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाद में पहुंचेगा, लेकिन सोशल मीडिया तुरंत पहुंच जाता है, क्योंकि हर किसी के मोबाइल में है, हर किसी के मोबाइल में कैमरा है। कोई भी घटना होगी तुरंत उसकी लाइव रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है। आजकल देखते हैं टीवी पर कई सारे मामले आते हैं, जैसे कि आपने वो देखा, आजकल कोई थप्पड़ कांड काफी सारे चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े काफी सारे चल रहे हैं, गार्ड्स को थप्पड़ मार देना, गार्ड्स को पीट देना, है ना, महिलाओं के साथ बदतमीजी कर देना, इस तरीके के कई सारे वीडियोस आपने इंटरनेट पर देखे। अब वहां पर कोई मीडिया थोड़ी पहुंची थी, वहां पर तो सोशल मीडिया ही तो था, कैमरा था, मोबाइल था हाथ में, और मोबाइल में बस वीडियो रिकॉर्ड करके बना दिया गया तुरंत, और तुरंत आ गया, तब तक सब तुरंत फैल गया, सब तक पहुंच गया, है ना। तो सबसे तेज स्वरूप है। कहीं पर भी छोटा मोटा भी एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग तुरंत फोन निकाल करके बनाने लगे, तो ये देखो ये हुआ एक्सीडेंट, गाड़ी वाले ने मारी टक्कर, है ना, इस तरीके से। और इसका फायदा भी है देखो, आज के टाइम में थोड़ा सा सबसे तेज स्वरूप है ना, तो इसका एक बेनिफिट भी है। जैसे आजकल लोग बहुत सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, खास करके ट्रैवलिंग के टाइम, तो कई सारे वीडियोस आजकल इंटरनेट पर वायरल हो रखे थे। 2 वीडियोस मैंने देखे जिसमें, और दोनों महिलाओं से संबंधित थे। एक वीडियो में क्या था कि एक पुरुष अपनी शायद बाइक, दोपहिया वाहन चला करके जा रहा था, उसके पीछे उनकी वाइफ या बहन जो भी हैं, वो मेरे को आइडिया नहीं, वो उनके पीछे एक महिला बैठे थे, ठीक है। वो रोड पे चले जा रहे हैं और उनके पीछे से एक और बाइक सवार आ रहा था, और उस बाइक सवार के हेलमेट पे कैमरा लगा हुआ था, ठीक है। वो चीजों को रिकॉर्ड करता था, एक ब्लॉगर होगा। सामने वाली बाइक ऑटोमेटिकली अपने आप ही उनकी खुद की गलती से फिसल करके गिर गई। पीछे वाली बाइक तो उससे कई मीटर दूर थी, कम से कम 7, 8, 10 मीटर दूर थी, जरा सी भी टच नहीं हुई। सामने वाली बाइक गिरने के बाद जैसे लेडी उसके ऊपर खड़ी होती है, खड़े होते हुए देखती है कि किस पे दोष दूं, किस पे दोष लगाऊं, किस पे आरोप मढ़ूं, तो उसको पीछे बाइक वाला दिखता है, तुरंत देख, भैया तुम देख करके नहीं चल सकते क्या, है ना।
तो और भारत में तो सख्त कानून, कई बार बहुत सारे मामलों में इतना सख्त कानून है कि महिलाओं ने अगर केवल शिकायत भर कर दी तो पुरुष का बुरा हश्र कर देते हैं। वो तो शुक्र मनाओ उस लड़के के पास वीडियो की रिकॉर्डिंग थी तुरंत, है ना, जो उसने दिखा दी कि देखो मैं दिखा सकता हूं कि मेरी रिकॉर्डिंग आपको, कि मैंने नहीं किया। नहीं तो उसके साथ तो बड़ी दुर्गति हो जाती, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, है ना। तो सोशल मीडिया एक ऐसा साधन है जो चीजों को क्लियरली भी दिखा देता है और सबसे तेज भी दिखा देता है। इसके साथ साथ सबसे सस्ता भी है, ठीक है, सबसे सस्ता साधन भी है। अब सबसे सस्ता कैसे? आप न्यूज़पेपर खरीदोगे कितना, आपको ऑलमोस्ट लगभग मान करके चलिए महीने का कोई भी स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर लेंगे 200 से 300 रुपए महीने का आपको देना पड़ेगा केवल न्यूज़पेपर पढ़ने का। उसके अलावा उसमें आपको और कोई सुविधाएं नहीं मिलेंगी। अगर आप टीवी पर न्यूज वगैरह सुनना चाहते हैं तो भी आपको केबल कनेक्शन के भी 400-500 रुपए आजकल मिनिमम हो गया है, लगभग इतना आपको 500 के करीब रुपया खर्च करना पड़ेगा महीने का। लेकिन दूसरी तरफ आप 150 रुपए 200 रुपए का पैक डलवा करके पूरे महीने अनलिमिटेड कॉल भी कर सकते हो, अनलिमिटेड इंटरनेट भी मिल जाएगा और उस इंटरनेट के माध्यम से आप सब कुछ देख सकते हो। जो न्यूज़पेपर आप खरीद रहे थे उसको वहां पर मोबाइल में पढ़ सकते हो, जो टीवी चैनल पर प्रोग्राम देखने थे वो आप सोशल मीडिया या वहां के जो ओटीटी एप्स हैं उनके ऊपर देख सकते हो। तो सस्ता ज्यादा पड़ता है, इसीलिए ज्यादा तेज गति से इसकी बढ़ोतरी हुई। एक सबसे बड़ा फायदा जो है इसका वो है कि ये लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाता है। हर कोई हर मामले में आप देखोगे एक दूसरे के साथ चर्चा विचर्चा तर्क वितर्क करते हैं, ठीक है, और अपने अपने व्यूज जो है सोशल मीडिया के माध्यम से रखे जाते हैं। आज के टाइम में सरकारें भी इसकी शक्ति को समझ चुकी हैं, इसीलिए सरकारें क्या करती हैं, कोई भी विधेयक कोई भी कानून कोई बनाने से पहले जनता की तह तक जाना चाहते हैं, वो टटोलना चाहते हैं कि जनता क्या सोचेगी उसके बारे में। तो ऐसे में कुछ मुद्दों को वो सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और उनसे पूछ लिया जाता है, जैसे मान लेते हैं वही हिंदी मीडियम के आरक्षण की बात, उनसे पूछ लिया जाएगा क्या हिंदी मीडियम को सरकार की तरफ से विशेष सुविधाएं, निःशुल्क कोचिंग या 50% आरक्षण दिया जाए कि नहीं। और उसके ऊपर फिर पूरे देश में चर्चा विचर्चाएं, बातचीत, ट्वीट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, शेयर पे शेयर ऐसे होने लगेंगे, कमेंट्स, सब अपने अपने विचार डालने लगेंगे। तो इससे क्या होता है, एक तो सब लोगों की भागीदारी हुई, जनमत की भागीदारी हुई, है ना। आप ये चीज समझिए कि सरकार को कानून बनाने में आप मदद कर रहे हैं। इससे पहले इस तरीके की सुविधा आपके पास नहीं थी, लेकिन अब आप प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित कर रहे हैं सरकार के फैसलों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इसका मतलब आप देश हित में मुद्दों का निर्माण कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि आप देश हित में भागीदारी भी कर रहे हैं। सरकार को लगेगा कि यार इस चीज का तो विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है, तो हो सकता है सरकार वैसी नीति ना लाए, ठीक है, हो सकता है उसमें कुछ संशोधन कर दे, है ना। विचार विमर्श की संस्कृति को इसने बढ़ावा दिया, ठीक है, विचार विमर्श की संस्कृति जो है उसको इसने बढ़ावा दिया, सोशल मीडिया ने, सामाजिक मीडिया ने। ये उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब हर चीज के दो पहलू होते हैं। अगर सकारात्मक है तो नकारात्मक भी होगा, नेगेटिव भी होगा। हर चीज में पॉजिटिव तो होगा नहीं, है ना। तो ऐसे ही सोशल मीडिया के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। सबसे बड़ा नकारात्मक प्रभाव है समय की बर्बादी, अत्यधिक बर्बादी। तो अगर इसकी हम बात करते हैं तो समय की बर्बादी। अब आप कहोगे सर समय की बर्बादी कैसे हो गई सोशल मीडिया पर? तो मैं आपको समझाता हूं। आप एक स्टूडेंट हैं, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इंटरनेट का यूज स्टडी मटेरियल और बाकी चीजों तक लिमिटेड यूज करने तक की जरूरत है। लेकिन होता क्या है कि सोशल मीडिया का मायाजाल एक लत है, एक नशा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, कुछ लोग सेलेक्टिवली इस आदि की नशे की आदी हैं और कुछ संपूर्ण रूप से सोशल मीडिया के आदी हैं। काफी सारे लोग कहते हैं नहीं हम तो व्हाट्सएप यूज ही नहीं करते, हम तो फेसबुक यूज ही नहीं करते, हम टाइम वेस्ट होता है। लेकिन वो लोग यूट्यूब पर लगे रहते हैं। फिर मतलब कोई ना कोई साधन, सोशल मीडिया का साधन ऐसा है जिसको आप खोलते हैं
और एक बार खोलते हैं और आपकी पसंद के वीडियोस उस पर आने लगते हैं और आप उसको बस स्क्रॉल करके देखते चले जाते हैं और आपको फिर चटकारेदार खतरनाक तरीके की किस्म की न्यूज खबरें सुनाई जाती है और आप मजे लेकर के उनको सुनते हैं, है ना। ये देखिए आर्यन खान ने की गर्लफ्रेंड्स की लिस्ट, और युवा लोग हैं फिर उसमें आ जाए, ओ बाप रे इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स, ओ बाप रे हैं। मेकअप के लिए सामान, आजकल वीडियो ट्रेंड हो रहे हैं यूट्यूब पर, मैं ट्रेंडिंग वीडियोस देख रहा हूं, उसमें मेकअप वाले वीडियोस इतने सारे ट्रेंड हो रहे हैं कि ब्राइडल मेकअप, ये कीजिए मेकअप, और भाई वो ट्रेंडिंग में चल रही है, मिलियंस में देख रहे हैं, देखे जा रहे हैं, मजा आ रहा है, जिसका जो इंटरेस्ट वो उसमें लग जा रहा है देखने में, है ना। तो एक तो उसमें इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं जो काम की चीजें नहीं है, सोशल मीडिया पर चीजों को स्क्रॉल करते 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 ही उन्हीं पर ही, या फालतू की चीजों में बहस करे जा रहे हैं। किसी ने कोई पॉलिटिकल मामला आ गया, कोई पॉलिटिकल मुद्दा आ गया, उसमें लड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, लड़ाई हो रही है, घमासान लड़ाई हो रही है। बाकायदा ऐसे लोग देखें कि एक पोस्ट आया किसी पोस्ट पर, फॉर एग्जाम्पल आरक्षण के ऊपर कोई पोस्ट आ गया और मैं वहां देख रहा हूं उस पोस्ट के ऊपर लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे को भयंकर भयंकर गालियों के साथ, तो ऐसा लग रहा है जैसे उनके बीच में खतरनाक युद्ध चल रहा हो, है ना, अवेंजर्स वाला युद्ध हो रहा हो, जैसे आपस में लगे हुए, और उसके लिए खूब टाइम ही टाइम है, इतना टाइम, और लगे रहेंगे पूरा दिन करते रहेंगे, फिर उसके बाद कहेंगे अरे वाह आज तो बहुत पढ़ लिया। और ऊपर से फिर सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप, है ना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम, मेनली इसका यूज आज के टाइम में प्यार का इजहार, दोस्ती का इजहार करने के लिए ज्यादा किया जाता है। कोई भी चीज लिया, फोटो ली, एक सेल्फी ली, तुरंत इंस्टाग्राम पे फोटो डाल दी, हाउ आई एम लुकिंग टुडे गाइस, टेल मी हाउ आई एम लुकिंग, लुक माई पाउट, लुक माई पाउट या कुछ भी, खाना खा रहे हैं, पिज्जा ला रखे, पिज्जा खाया, फोटो लेकर के डाल दी, और बस फिर उसके बाद इंतजार करते हैं कि किस किस ने लाइक किया, फिर देखते बाकायदा, ओ 1 घंटा हो गया यार 20 लाइक भी नहीं आए, लाइक कैसे नहीं आए, है ना। फिर कमेंट देखते हैं कि अच्छा किस किस ने क्या क्या कमेंट किया, फिर रिप्लाई कमेंट्स का, वो है ना, फिर इंतजार करते रहते हैं कि और क्या करें कि और ज्यादा इस तरीके से आए। तो बेसिकली इस तरीके से एक बार डालने चीजें करने लग गए तो समय इतना ज्यादा निकलता चला जाता है, इतना निकलता चला जाता है कि पता भी नहीं चलता कि कहां गया समय, ठीक है। तो टाइम तो वेस्ट होगा, अत्यधिक वेस्ट होता है। और ये रिसर्च बताते हैं, स्टडीज बताती हैं कि भारत के अंदर लोग मतलब इतने आदी हो चुके हैं मोबाइल फोन के, इंटरनेट के, कि अपने दिन का 1/3 हिस्सा वो इंटरनेट पर ही यूज करते हैं, इतना ज्यादा समय वो यूज करते हैं इंटरनेट को। और उसमें भी चैट, और कई बार जैसे पढ़ाई करते टाइम मैं बोलता हूं, मेरे स्टूडेंट्स, जैसे जो मेरे प्लस के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पर्सनली गाइड करता हूं, 1-on-1 गाइड करता हूं, जो अपने LY लाइव रेफरल कोड से अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं उन सबको। तो उन सबके साथ भी मैंने कई सारी चीजें देखी, उनको मैं पढ़ाने के तरीके और सब चीजें बताता हूं, और बीच बीच में मैं चेक भी कर रहा होता हूं कि किस तरीके से। तो मैंने उनको कहा है कि जब पढ़ाई कर रहे हो उस टाइम फोन को साइलेंट पे कर दो, है ना, या नोटिफिकेशन सारे बंद कर दो, सोशल मीडिया वगैरह थोड़े टाइम के लिए, और उसके बाद देख लेना। लेकिन मैंने एक प्रवृत्ति देखी है कि स्टूडेंट है वो पढ़ने बैठेगा, है ना, आराम से 5-10-15 मिनट बैठ करके पढ़ रहा होगा, तभी कोई ना कोई नोटिफिकेशन बंद नहीं किए होंगे तो नोटिफिकेशन बजेगा टन, और जैसे नोटिफिकेशन बजेगा उसके बाद स्टूडेंट कंफ्यूजन में आ जाएगा, उसके मन में, दिमाग में मानसिक द्वंद्व चलेगा कि देखूं कि नहीं देखूं, कोई इंपॉर्टेंट कहीं जरूरी मैसेज तो नहीं होगा, कहीं कोई नहीं देखूं तो हमारे प्रियवर जो है वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगी, है ना। पता, इस चीज का तो बड़ा भय रहता है आज के टाइम में कि 5 मिनट 10 मिनट भी मैसेज लेट देखा तो मेरा मैसेज को देखने में 5 मिनट की देरी, कहां थे, क्या कर रहे थे, किसके साथ थे, मैं जानता हूं, मैं जानती हूं तुम कुछ ना कुछ किसी ना किसी के साथ थे। इस तरीके के तीर बाण सवाल आने लग जाते हैं, है ना। आपके लिए उसको संभालना मुश्किल हो जाता है कि अब कैसे संभालें यार, ये इस मामले को कैसे ठीक करें, मामला तो ठंडा ही नहीं पड़ रहा, मामला तो होता चला जा रहा। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि कई सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पर मैसेज करते PDF के लिए और बाकी चीजों के लिए। अब बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, हजारों के आते हैं डेली, तो उन सबको रिप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 दिन का 1.5 दिन का टाइम लग जाता है। लेकिन कई सारे बच्चों को मैंने ऐसे देखा है कि भाई उनके मैसेज को 5-6 मिनट भी रिप्लाई नहीं करो, उसके बाद ऐसी ऐसी चीज लिख दो,
मेरे बाप ने भी आज तक मेरे को 5 मिनट से ज्यादा मैसेज नहीं किया। इतना इग्नोर, मेरे को इग्नोर किया, मेरे को तो किसी ने भी इग्नोर नहीं किया, है ना, मैं कर रही हूं ब्लॉक तुम्हें। भाई ब्लॉक करके फिर भाग जाते हैं ऐसे ही लिख करके। कितनी देर के लिए इंतजार? केवल 4-5 मिनट के लिए इंतजार। समय की बर्बादी के साथ साथ पेशेंस लेवल भी बहुत कम होता चला जा रहा है। तो समय की बर्बादी तो हो ही रही है, समय की बर्बादी के साथ मानसिक परेशानियां भी हो रही हैं। इसका समस्या मैं ये बताना चाह रहा था। जो अभी जो उदाहरण दिए मैंने, ये मानसिक समस्याओं के उदाहरण है। तो मानसिक परेशानियां, ये मानसिक समस्याएं जो हैं, ये उत्पन्न होती चली जा रही हैं। इस तरीके की मानसिक द्वंद्व, और उसमें वो उलझे रह जाते हैं। चिड़चिड़ापन हो जाना, आप देखोगे ना, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, नींद नहीं ले पाते, पूरी नींद नहीं हुई, सारे टाइम लगे रहे सोशल मीडिया और इनका यूज करते रहे, ठीक है, तो उसके बाद चिड़चिड़े हो गए किसी भी चीज में आप देखो। तो ये मानसिक समस्याएं हैं जो आपको यहां पर करती हैं। और भी अगर चीज देखें तो नकारात्मक जो है वो है फेक न्यूज। फेक न्यूज भी बहुत ज्यादा चलती है भाई मेरे दोस्त, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, ठीक है। और अगर हम फेक न्यूज की बात करें तो एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। आज के टाइम में सोशल मीडिया पर लोगों को बदनाम करने का एक ट्रेंड सा चल गया है। लोगों को पता नहीं क्या मजा आता है इस चीज में कि वो किसी भी इंसान को तुरंत बस बदनाम करने की कोशिश में लग जाते हैं, झूठ-मूठ की चीजें फैला करके, वास्तविकता बता करके नहीं। और ये एक सच्चाई भी है कि अच्छी चीजों को फैलने में टाइम लगता है, लेकिन जो बुरी चीजें हैं ना, वो बहुत जल्दी फैलती हैं। लोगों को दूध की आदत पीने की आदत लगाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन शराब पीने की आदत लगाना चुटकियों का काम हो जाता है। इसी तरीके से सोशल मीडिया में फेक न्यूज भी काम करती है। लोग एक दूसरे के बारे में जिनसे भी वो जलते हैं या पसंद नहीं करते या दुश्मनी निकालना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, प्रोपेगेंडा फैलाते हुए उनके खिलाफ गलत तरीके की खबरें निकालेंगे। और आजकल सोशल मीडिया इसके लिए बड़ा साधन बन गया। जैसे कि एक छोटी सी क्लिप निकालेंगे, 2-3 घंटे किसी ने, मान लेते टीचर की, आजकल टीचर्स के साथ बहुत ज्यादा होने लगा है, मेरे साथ भी हो चुका है। वो भावनाएं नहीं देखेंगे कि उनके पीछे की भावनाएं क्या थी, समझा क्या रहे थे, वो बस केवल अपना पर्पस पूरा करेंगे कि हाँ हमारा एजेंडा पूरा हो रहा है कि नहीं। 3-4-5 घंटे 6 घंटे की पढ़ाई हुई क्लास में से 15 सेकंड निकालेंगे, 20 सेकंड निकालेंगे बस, जिसमें वो 15-20 सेकंड अगर कोई देखेगा तो सबको लगेगा कि हाँ यार ये तो गलत ही गलत है, ये सही है ही नहीं, ये तो कितना बुरा, खराब, गंदा, बदमाश इंसान है। वो सभी को ऐसे ही लगेगा 15-20 मिनट की क्लिप देखने पर, 15-20 सेकंड की क्लिप। लेकिन अगर उसी चीज को उसने पूरा देखा होता, 1-1.5 घंटे 2 घंटे का सेशन देखा होता, तो उसको समझ में आता कि रियलिटी क्या है, रियल चीज क्या है। तो फेक न्यूज के माध्यम से बहुत सारी चीजें फैलाई जाती हैं, और इसके कारण भारत के अंदर बड़ी संख्या में बड़ी प्रॉब्लम्स जो है उत्पन्न हुई। खास करके मॉब लिंचिंग की समस्याएं उत्पन्न होने लगी। भीड़ हत्या और फेक न्यूज जुड़े हुए हैं। अब कैसे हैं इसको समझिए। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा चलती है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इंडिया में अगर कुछ बन रखी है तो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बन रखी है। ऐसे ऐसे ज्ञान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर लोग देते हैं ना कि मैं देख करके हैरान हो जाता हूं कि इतना समय अगर वो अपने आप को बेहतर बनाने में लगाते तो उनका भला हो जाता। तो एक तो फेक न्यूज में, एक तो कई सारी तरीके की फेक न्यूज है, ठीक है। फेक न्यूज में अगर आप बताओ, एक एग्जांपल से सेट करता हूं, बताता हूं, धर्म के आधार पर कई सारे तो अंधविश्वास फैलाने में लगे रहेंगे। अंधविश्वास फैलाएंगे किस तरीके से? एक पोस्ट लिखेंगे कि ये प्राचीन सर्प देवता या ये एक नागमणि के साथ अवतरित हुए सर्प देव हैं, ये प्राचीन, इतनी प्राचीन, करोड़ों साल पुरानी, हजारों करोड़ों साल पुरानी ये एक धार्मिक चिन्ह है, ये देखने को मिला। और ये फोटो अगर आप 100 लोगों तक पहुंचा दोगे, ये मैसेज 100 लोगों तक पहुंचा दोगे तो आपको मिलेगी खुशखबरी, है ना। 1 घंटे के अंदर अंदर या 1 दिन के अंदर अंदर खुशखबरी मिलेगी। और उसमें उदाहरण भी देते हैं, एक मजदूर को ये फोटो मिली, उसने इस फोटो को 1000 लोगों तक पहुंचाया, उसको 20 लाख की लॉटरी लग गई, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। फिर दूसरा नेगेटिव डालेंगे कि एक व्यक्ति ने इसको देखने के बाद भी इग्नोर कर दिया तो उसके परिवार में किसी सदस्य की डेथ हो गई, उसकी नौकरी चली गई, उसकी बीवी उसको छोड़ करके भाग गई, उसके पति उसको छोड़ करके भाग गया,
इस तरीके के लिख करके भेजेंगे, डर फैला देंगे। अब कोई पढ़ने वाला है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, लोग बड़े वेले होते हैं, देखते हैं क्यों रे बाप रे बाप रे, अब क्या, अब उसके लिए भी मानसिक द्वंद चलेगा यार, क्या करे, भेजे कि नहीं भेजे। अगर भेजेंगे कोई दूसरा देखेगा तो सोचेगा अंधविश्वासी है, और नहीं भेजेंगे तो कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए, है ना। तो वो उसके बाद उसको फॉरवर्ड कर देंगे, वो भी खूब जगह पर, और हर किसी के पास ऐसे फॉरवर्ड होते चले जाएंगे। तो एक तो अंधविश्वास बहुत तेज गति से फैलाया जाता है, ठीक है। कई सारे दिखाएंगे फोटो में कि देखो ये गाय ने दिया इंसान का बच्चा, पता नहीं अजीब अजीब किस्म के, और बच्चे और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, बाकायदा फैला रहे हैं। ऐसे ही कई सारे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि जैसे मान लीजिए बच्चा चोरी की घटनाएं होती हैं, बहुत सारे गैंग्स होते हैं, वो बच्चों को किडनैप करते हैं, चोरी करके फिर उनसे गलत तरीके के कार्य करवाते हैं, या उनका अंग जो निकाल करके उनको बेच देते हैं। अब ऐसे में कई बार कई सारे लोग क्या करेंगे, किसी भी एक अपने दुश्मन की फोटो निकालेंगे, या जिसको पसंद नहीं करते या बदनाम नहीं करते उसकी एक फोटो निकालेंगे, और उस फोटो के नीचे लिख देंगे, लिख करके ये है बच्चा चोर, ये बच्चा चोरी करते हुए पकड़ा गया। इस फोटो को सब ग्रुप्स में अपने सब जान पहचान वालों तक पहुंचाएं, ताकि आपके बच्चे सुरक्षित हो सके, ताकि आप इसको देखते ही सावधान हो सके। बस भाई इतनी ही बात लिख करके किसी ने कहीं डाली, और वो ग्रुप से ग्रुप, लोगों से लोगों तक, लोग एक दूसरे तक ऐसे फैला देते हैं जैसे पता नहीं उनको सबसे बड़ा मिशन उनका यही है, बड़ा योगदान दे रहे हैं। उस खबर की कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, कोई व्यवहारिकता, कुछ नहीं, बस उसको फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। और ऐसे में मान लेते हैं वो व्यक्ति रास्ते में जा रहा है जिसकी वो फोटो लोगों ने फैला दी, सीधा साधा व्यक्ति है, उसका कोई लेना देना नहीं है बच्चा चोरी से। ऐसे में कोई भीड़ के लोग, कुछ लोग उसको देख लेते हैं, और वो देखते कहेंगे अरे ये तो बच्चा चोर, बच्चा चोर, बच्चा चोर, फिर सबको बुलाएंगे, आ जाओ बच्चा चोर, बच्चा चोर। और उससे कुछ पूछेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, दे धड़ाधड़ वहीं पर लड़ाई झगड़ा, मार पिटाई, उसको इतना पीट देंगे। भीड़ हत्या इसको बोलते हैं, मोब लिंचिंग इसको बोलते हैं। पूरी भीड़ निकल करके फिर उसको मारना शुरू कर देती है। इस तरीके की घटनाएं भारत में फेक न्यूज के कारण होती है, और ये फेक न्यूज फैलाने वाला माध्यम जो है सबसे बड़ा, वो सोशल मीडिया ही है। मोब लिंचिंग की घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। बच्चा चोरी की घटना को लेकर के या गाय के मीट को लेकर के इस तरीके की कई सूचनाएं फैला दी जाती है कि इस वैन के अंदर गायों को काटने के लिए लेकर के जा रहे हैं, अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो, सच्चे ये हो तो जाकर के पहले रोक दो, मार दो। अब हो सकता है कि भैया उस वैन के अंदर वो लोग अपने दुधारू पशुओं को लेकर के जा रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहे हो, बेचने के लिए ले जा रहे हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन लोग उसको नहीं सोच करके बस देख लेंगे, अरे ये फलाना गाड़ी थी, रास्ते में रुकवा करके फिर रक्षक दल बन करके आएंगे, हम हैं रक्षक दल, और बस तबाही, और फिर भीड़ लग करके सारा। बेसिकली क्या होता है कि उस भीड़ हत्या में वो भीड़ जो है ना, वो भीड़ मानसिक रूप से विकृत भीड़ होती है, परेशान है अपनी जिंदगी से, लाइफ से परेशान है, समस्याओं से घिरे हुए। तो ऐसे में उनको मौका मिलता है घर पे और कहीं तो समस्या दिखा नहीं पाते, चलती नहीं, बस उनका चलता नहीं कहीं, तो जहां पर भी मौका मिलता है वहां पर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। तो उस भीड़ हत्या के दौरान जब वो किसी के निरपराध व्यक्ति को मार रहे हैं, तो वो उस निरपराध व्यक्ति को नहीं बल्कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मार रहे हैं। उनको अच्छा लगता है कि हमारी फ्रस्ट्रेशन निकली, है ना। ये इस तरीके के मानसिक मनोरोगी जो है बढ़ते चले जा रहे हैं भारत में, और सोशल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारे असंख्य उदाहरण भारत में इन सब चीजों को देखने को मिले। तो ये हो गया एक तो भीड़ हत्या, ठीक है। अब एक और अगर हम बात करते, मोब लिंच, आपने मोब लिंचिंग देख लिया, फेक न्यूज देख लिया, एक और मेन चीज देख लेते हैं सोशल मीडिया के खतरे की। अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्त, तो सांप्रदायिक हिंसा, इसका एक बहुत बड़ा वो है। सांप्रदायिक हिंसा। अब देखिए भारत एक डाइवर्सिटी वाला देश है। हाउस द जोश कैसे है भाई? जोश आप लोगों में से जिंदा है कि नहीं? एक बार यार हाई जोश तो बोल दो, हाई जोश सर। आपके लिए इतना बेहतरीन डिटेल में चीजें लेकर के आ रहे हैं, आपको कहीं पर ये चीजें मिलने वाली है नहीं, कोई देगा नहीं, ना ही कोई समझाएगा। एक हाई जोश के साथ बने रहना जरूरी है, जिंदा होने चाहिए, आग होनी चाहिए चीजों के बारे में जानने की। ऐसे नहीं कि बस
हाँ ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, इतना इतना करके खत्म मामला। उससे एग्जाम नहीं निकलेगा। एग्जाम तब निकलेगा जब चीजों को आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना समझोगे, थोड़ा बेहतर तरीके से समझते हुए चलोगे। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से जब अफवाहें फैलाई जाती है तो सांप्रदायिक हिंसा, बहुत घटनाएं ऐसी मिली जिसमें सांप्रदायिक हिंसा फैलाई गई। भारत विविधताओं वाला देश है, डाइवर्सिटी है, लगभग सभी धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। अब ऐसे में कई बार क्या होता है कि कुछ लोग अपना एजेंडा स्थापित करने के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने चाहे वो राजनीतिक फायदा हो, आर्थिक फायदा हो, किसी भी तरीके का फायदा हो, कई लोग अपने आप को समाज का ठेकेदार मानते हुए इस तरीके के काम करने लग जाते हैं। और किसी एक क्षेत्र में जहां पर मिले जुले तरीके से मान लेते हैं कि दो समुदाय हैं, वो एक साथ रहते हैं, और वहां पर कोई एक घटना होगी, उस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं, है ना। मान लेते हैं कि दो समुदाय हैं, उन दो समुदाय एक साथ एक गांव में रहते हैं। अब उन दोनों समुदाय में से एक समुदाय, दोनों समुदाय के 4-5 लड़के वो घूमने के लिए जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। उनमें एक समुदाय के 1-2 बच्चों की मृत्यु होगी और बाकी दूसरे समुदाय के लोगों की मृत्यु नहीं हुई, वो जिंदा रहे। तो इस मुद्दे को भी इस तरीके के जो धर्म के ठेकेदार हैं एजेंडा बनाने में देरी नहीं लगाते। वो तुरंत सोशल मीडिया का यूज करके कहेंगे फलाना फलाना धर्म वालों ने हमारे धर्म पर कर दिया हमला, है ना, ये तो धर्म के आधार पर हमारे साथ वो कर रहे, हम पर मारने लग रहे, हम पर अत्याचार, हम पर हमला कर रहे, वगैरह वगैरह, और वो फैला देंगे और मीडिया में बयान भी दे देंगे, सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके डाल देंगे कि क्या तुम अगर उस धर्म के होते तो तुम ऐसा करते, है ना। दो ही कैसे मरे, इसी धर्म के 2 लोग कैसे मरे, दूसरे धर्म वाले 2 लोग थे वो क्यों नहीं मरे, उनका मतलब है कि चारों ही मर जाते हैं। तो वो इन चीजों का भी निकालते निकालते फिर भावनाएं धर्म के आधार पर भारत में भड़कना काना जो है एक तरीके से बहुत आसान सी बात इन लोगों के लिए हो गई, क्योंकि हम धार्मिक मामलों में बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, टची होते हैं, तो जल्दी ही आहत हो जाते हैं, भावनाएं बहुत जल्दी आहत होती है। भारत में तो हर दूसरी चीज के लिए भावनाएं आहत हो जाए, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमारी भावनाएं आहत कर दी गई हैं, है ना, अब इसको जेल होनी चाहिए, अब इस पे FIR होनी चाहिए। किसी ने कुछ और बताया, इससे हमारी भावनाएं आहत। भाई इतनी भावनाएं आहत, इतनी भावनाएं कहां से लाते हो यार, इतनी भावनाएं आहत कैसे होती हैं। तो भारत में इन भावनाओं के आहत का खेल चलता है, इसके माध्यम से अपना प्रोपेगेंडा स्थापित किया जाता है, पॉलिटिकल, राजनीतिक और आर्थिक, सामाजिक जो भी उनका है, ठीक है। और इससे दंगे भारत में बहुत बड़ी संख्या में आप देखोगे, कई बार इस सांप्रदायिक हिंसा के कारण आप देखोगे दंगे भारत में देखने को मिल जाते हैं। और उसमें रोल क्या मिलता है, फेक न्यूज का रोल, सोशल मीडिया का रोल, उस फेक न्यूज के कारण दंगे, और कुछ नहीं, ठीक है, ये चीज भी। अब इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं छठी चीज, तो उसको हम ले लेते हैं हनी ट्रैप। हनी ट्रैप का मतलब जानते हैं आप, आपने नाम सुने हनी ट्रैप? क्या होता है हनी ट्रैप, है? किसी ने देखा हो हनी ट्रैप? कोई उसके चक्कर में आए हो हनी ट्रैप के? नहीं आए तो मैं आपको एक बार फोटो में दिखाता हूं। ये हनी ट्रैप के होते हैं। हनी ट्रैप में क्या किया जाता है, बाकायदा आपको प्रॉपर तरीके से फंसाया जाता है ना। अब उस हनी ट्रैप में किस तरीके से फंसाया जाता है, इसको आप एक बार थोड़ा सा मेरे साथ समझ लीजिए, जितने भी हमारे दोस्त हैं। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं ना, अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति को हमारे किस देश के किसी एक बड़े ऑफिसर को से कुछ सूचना निकलवानी है, एक ईमानदार ऑफिसर है, मिलिट्री में काम करता है या किसी सुरक्षा एजेंसी में काम करता है। अब उसको दुश्मनों ने पैसा देने की कोशिश की, डराने धमकाने की कोशिश की, वो नहीं माना, उसने देश के साथ गद्दारी नहीं की, उसने सूचनाएं शेयर नहीं की। अब ऐसे में ये लोग एक नए तरीके का हथियार इस्तेमाल करते हैं जिसको बोला जाता है हनी ट्रैप। हनी ट्रैप में क्या होता है, जैसे शहद आप होता है ना, शहद हनी होता है, उसको आप डाल दीजिए जमीन पर, या चींटियों का जो ढेर है वहां पर डाल दीजिए, या थोड़ा दूर, सभी चींटियां उसकी तरफ आकर्षित होते आएंगी, उस शहद के पास खाने के लिए आएंगे। जैसे ही शहद को खाने को लगेंगे, उसको चिपक करके उसी में फंस के रह जाएंगी और मर जाएंगी तड़प तड़प कर। इसको बोलते हैं हनी ट्रैप। तो इसी तरीके का हनी ट्रैप इंसानों में किया जाता है। उस ईमानदार इंसान को फंसाने के लिए देखा जाएगा सबसे पहले तो कि भैया इसको किस तरीके की चीजें पसंद है,
क्या इसको लड़कियां पसंद हैं कि लड़के पसंद हैं, कौन पसंद है इनको, ठीक है। और अगर लड़कियां इसको पसंद है तो किस तरीके की लड़कियां पसंद हैं, लंबी, ऊंची, छोटी, मीडियम हाइट में, पतले, मोटे, किस तरीके की लड़की इनको पसंद है, क्या इनका मतलब उनका अंदाजा लगाया जाता है, किस तरीके के सोच रखते हैं, उनकी प्रोफाइल वगैरह खंगालने के बाद, आसपास के लोगों से जासूसी करवाने के बाद उनको पता चलता है कि इसका इंटरेस्ट क्या है। फिर ऐसे में बिल्कुल एज इट इज वैसे की वैसी प्रोफाइल, एक लड़की की प्रोफाइल, नकली प्रोफाइल बनवाई जाती है सोशल मीडिया पर, ठीक है। और उस नकली प्रोफाइल में कुछ दिन तक एक्टिविटी की जाती है, कुछ दिन तक फोटोज वगैरह डाली जाती हैं, वीडियोस डलवाए जाते हैं उसी लड़की के, ताकि कोई भी नॉर्मल इंसान देखे तो लगे कि यार कोई सच में ही असली इंसान ही है। और फिर उसके बाद उस प्रोफाइल से रिक्वेस्ट भेजी जाती है उस ऑफिसर के पास, उस व्यक्ति के पास। अब वो ऑफिसर जैसे ही रिक्वेस्ट देखेगा, फोटो ओपन करेगा, प्रोफाइल देखेगा और उसको देखेगा, अरे वाह यार, मैं तो इसी चीज का सपना देखता था, मेरे तो स्वप्न सुंदरी, विश्व सुंदरी मेरी तो यही थी, इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था, यही तो मेरे को चाहिए था, और ये तो मेरे पास खुद ही आ गई। और फिर वहां से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की जाती है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे वार्ताओं का दौर चलता है। सामने से मैसेज आएगा, हाय हैंडसम, है ना, बस हैंडसम फिर पिघल गया कि बस अब तो हैंडसम बोल दिया, अब तो क्या बोले, है ना। फिर बातचीत चलती है, चर्चाएं होती हैं, फिर मिलने की बात की जाती है, मिलने के लिए बुलाया जाता है, फिर मिलना जुलना होता है होटल में या कहीं अलग अलग जगहों पर, ठीक है। फिर वहां पर मिल करके शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, अंतरंग संबंध बनाए जाते हैं, और वहां पर स्पाई कैमरास लगा करके उन चीजों की रिकॉर्डिंग कर ली जाती है, ठीक है। और रिकॉर्डिंग करने के बाद फिर वो उन व्यक्ति से डिमांड करते हैं कि देखो एक काम करो, तुम्हारे ऑफिस में मिलिट्री इंटेलिजेंस से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं हैं जाकर के जरा करके हमें दे दो, नहीं दोगे तो ये देखो तुम्हारा ये वीडियो है, ये सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, ये फोटोज है तुम्हारी चैट्स हैं, सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। सोचो तुम्हारे, अगर मान लो शादीशुदा हुआ, सोचो तुम्हारी पत्नी क्या सोचेगी, तुम्हारे बच्चे क्या सोचेंगे, तुम्हारे माँ बाप क्या सोचेंगे, शादीशुदा नहीं हुआ तो माँ बाप क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, आसपास के लोग क्या सोचेंगे, है ना। अब ऐसे में वो फंस जाते हैं, और ऐसे में उनके सामने दो ही रास्ते बचते हैं, या तो सामाजिक बदनामी झेल लें, और उसमें नौकरी जाने का खतरा भी बना रहता है उस सामाजिक बदनामी में, या फिर देश के साथ गद्दारी करना शुरू कर दें। तो बड़ी संख्या में ऐसे मामले देखने को मिले हैं जब इस तरीके से हमारे ही सुरक्षा एजेंसियों के लोग जो हैं, या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जो लोग हैं, वो देश की जासूसी करते हुए पकड़े गए हैं, गुप्त सूचनाओं को दुश्मन देशों के हाथों बेचने या उन तक पहुंचाते हुए पकड़े गए हैं। और उसके जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वो हनी ट्रैप में फंसे हुए थे। हनी ट्रैप के माध्यम से इस तरीके से फंसाया जाता है, और ये हनी ट्रैप किया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। हम सोशल मीडिया के नेगेटिव पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम यहां पर बात करें सोशल मीडिया के नेगेटिव पॉइंट, तो हनी ट्रैप सोशल मीडिया के थ्रू जाता है, यहीं से फंसाया जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन्हीं के माध्यम से, ट्विटर, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहां पर भी एक्टिव है उनके माध्यम से। इसको देख करके एक किस्सा मेरे को भी याद आता है। एक मेरा दोस्त है, ठीक है, एक मतलब हम ये किस्सा मैं अपनी सारे स्टूडेंट्स को हर बार सुनाता हूं, हो सकता है पुराने स्टूडेंट हो तो उन्होंने देखा भी हो, जानते भी हो, उन्होंने सुना भी हो। जब मैं कॉलेज में था, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, यहाँ पर गांव से नया नया दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया, और यहाँ पर मेरे सीपी में कनाट प्लेस में मैं थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर रहने लगे। मेरे पापा जी का ट्रांसफ़र हुआ। हालांकि शुरुआत में मैंने काफ़ी संघर्ष किया यहाँ पर दिल्ली के अंदर, सड़कों में रहे, सबवे के अंदर रहे, बंगला साहब गुरुद्वारा के अंदर रहे, काम किया, बहुत सारी चीज़ें की। लेकिन एक टाइम के बाद जब पापा जी यहाँ पर आ गए, ट्रांसफ़र हो गए, तो उनको यहाँ पर एक सरकारी क्वार्टर मिला, और उसी सरकारी क्वार्टर में उनके साथ फिर मैं रहने लगा, और वहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए, और बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बन गए उनके साथ। हम 3-4 साल हो गए, 3-4 साल से हम अच्छे दोस्त थे, साथ उठना बैठना, खेलना, खाना पीना सब उन्हीं के साथ होता था। अब दोस्त होते हैं, थोड़े से कमीने भी होते हैं। अब हम लोग क्या करते थे उस टाइम, क्योंकि मैं उसी बैकग्राउंड से निकला था, मैंने देखा था कि किस तरीके से सड़क के ऊपर रहने वाले बच्चों के साथ ज्यादतियां होती हैं, है ना। जो लोगों के पास घर नहीं है, जो वहाँ पर सड़कों पे सो रहे हैं, सबवे के अंदर सो रहे हैं, झुग्गियों में रह रहे हैं, कितनी समस्याएं उनके साथ हो रह रही हैं। क्योंकि मैं भी इस चीज़ का अनुभव कर चुका था लगभग 3-4 महीने, जब मैं नया नया दिल्ली आया था।
तो मैं चाहता था कि कुछ ऐसी चीज की जाए कि जो चीजें मैंने फेस की, जो देखी, इन चीजों को किसी दूसरों के साथ ना हो पाए, होने दे, उनको अवेयर किया जाए, उनको सुधारा जाए। तो ऐसे में एक एनजीओ स्टार्ट करने की कोशिश की हमने उस यंग एज में, कॉलेज के टाइम में। और पहले अलग अलग एनजीओ में वॉलेंटियर किया, और फिर वहां पर समझ में आया कि यार कि बहुत ज्यादातर एनजीओ जो वो बस केवल नाम के, दिखाने के लिए, डोनेशन लेने के लिए पैसा लेते हैं, करते वर्ते कुछ है नहीं। तो समझ में आया कि असली बदलाव तब होगा जब आप खुद समय दोगे, खुद जाकर के मदद करोगे। तो फिर मैंने अपना खुद का ही एक एनजीओ स्टार्ट किया। हालांकि कोई पैसा नहीं था हमारे पास और कोई डोनेशन नहीं था, और ना ही आज भी हमारे पास उसके लिए कोई पैसा है, ना ही कोई डोनेशन है। आज भी ना डोनेशन लेते हैं, ना ही हम बैंक अकाउंट है, उसका कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ सिंपल सा फंडा था कि जाएंगे, टाइम स्पेंड करेंगे उन बच्चों के साथ, टाइम स्पेंड करके उनके साथ दोस्ती करेंगे, उनको प्यार से समझाएंगे, चीजें सिखाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, परिवार की तरह उनके साथ रहेंगे। और हमारे पास खुद का पैसा अगर कुछ पॉकेट मनी होगा, उससे हम उन बच्चों के लिए जो कर पाएंगे करेंगे। तो हम सब दोस्त लोग मिलकर के शुरू में कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करके, कभी उनको फ्रूट्स दे दिए, कभी बुक्स दे दी, कभी पेन पेंसिल दे दी, या स्पोर्ट्स का सामान दे दिया, इस तरीके से चीजें करते थे। तो वो जो मेरा एक दोस्त था, मित्र था, वो उन सब चीजों में तो पैसे कंट्रीब्यूट नहीं करता था। कहता यार बिल्कुल पैसा नहीं है यार, जबकि वो जॉब करता था उस टाइम और लगभग 20-21 हजार रुपए कमाता था। हम लोग स्टूडेंट थे, बेरोजगार थे, मैं और मेरे बाकी दोस्त। लेकिन हमें अपनी तरफ से छोटा मोटा जो हम कुछ लिखने का काम करते थे, कुछ भी छोटा मोटा अपना काम करके जितने भी करते थे, उसको मैक्सिमम हम स्लम्स के बच्चों की हेल्प के लिए ही लगा देते थे। तो वो हमारे लिए तो करता नहीं था बिल्कुल भी, ठीक है। अब ऐसे में एक दिन अचानक वो मेरे पास आया और बड़ा खुश था, इतना खुश है ना, खुशी है ना उसके चेहरे से टपक रही थी। आकर के बोला कि ललित देख, मैं अब देख तेरे एनजीओ के लिए क्या करने वाला हूं। अच्छा, मेरे को लगा पता नहीं क्या करने वाला है। बोला देखो मेरी एक दोस्त है, पोलैंड से आ रही है मेरी दोस्त। अच्छा तेरी दोस्त पोलैंड की है, ये कैसे हो? पहले तो हमें देखते ही हमें वो लगा, मैं और मेरे एक दो दोस्त और थे, उनको लगा यार ये पोलैंड की दोस्त बता रही, ये क्या चीज है पोलैंड का, और इसका कहां से कनेक्शन हुआ? जबकि उसको ठीक से अंग्रेजी तक बिल्कुल नहीं आती थी, मेरे से भी बुरी अंग्रेजी उसकी थी, है ना, लेकिन ठीक ठाक लिख लेता था, समझ लेता था, बस इसी तरीके से थी। तो उसने बताया कि देख मेरी दोस्त है और हम 4 महीने से लगभग 4 महीने से हम बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं? फेसबुक मैसेंजर पर बात कर रहे हैं। प्रोफाइल देखी तो पोलैंड की एक सुंदर सी महिला है ना, और बहुत बेहतरीन पिक्चर्स के साथ और अट्रैक्टिव वीडियोस के साथ वहां पर, और उसने इसके साथ लंबे 3-4 महीने से चैटिंग कर रखी। हम देख करके हैरान रह गए, यार ये कैसे हुआ, ये कारनामा कैसे हुआ? हमें ईर्ष्या भी होने लगी, हम दोनों दोस्तों को, दूसरे दोस्तों को, यार ये तो बड़ी नाइंसाफी है भगवान, ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो जो चैट और बाकी चीजें देख करके लगे सच में ये दोस्त है, सच में होंगे। तो उसने बोला कि मेरी दोस्त है ना, आ रही है परसों, 2-1 दिन में आ रही है, और वो आएगी तो उसको मैंने अपने एनजीओ के बारे में बताया। तो वो है ना आकर के अपने एनजीओ के सारे बच्चों के लिए नई ड्रेस, नए कपड़े, नई बुक्स, सब कुछ नया एक बार दिलवा करके जाएगी। बोले यार चलो यार अच्छी बात है, तो बढ़िया है। फिर इतना खुश हुआ वो, हम 2-3 दिन तक हम बड़े असमंजस में रहे, अपनी किस्मत को कोसते रहे, मेरे दूसरे दोस्त और हम लोग कि यार ये ऐसी खुशकिस्मती हमारे साथ क्यों नहीं होती। तो बड़े दुखी रहे, काफी दुख लगा यार ये चीज सोच करके, सदमा सा भी लगा। फिर उसके 2-3 दिन के बाद वो मेरे पास फिर से आता है। 2 दिन के बाद हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे वहां पर अपने कॉलोनी में नीचे, मैं और मेरे दोस्त, और वो जल्दी जल्दी दौड़ता, बड़ा फास्ट स्पीड में भाग करके आता है और कहता है कि यार ललित यार 5,000 रुपए दे, जल्दी से दे, बहुत जल्दी जरूरी चाहिए। बोले यार क्यों, किस लिए चाहिए? 5,000 हमारे पास तो होते ही नहीं थे। बोले कि वो बोला कि मेरी पोलैंड वाली दोस्त, मैंने बताया था ना तेरे को, वो आ रही है, वो आई है, वो मुंबई के एयरपोर्ट पे है, ठीक है, वो देख उसने टिकट भी भेजी हुई है मेरे को, लेकिन मुंबई एयरपोर्ट पर वो पैसे लेकर के आई थी, वो डॉलर लेकर के आई थी, है ना, 1 लाख डॉलर लेकर के आई थी वो। अब मुंबई एयरपोर्ट पर वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम आपको 1 लाख डॉलर नहीं ले जाने देंगे, या तो आप ये पैसा यहां पर कन्वर्ट कराओ या अपने खाते में जमा करवाओ, है ना, ऐसे कुछ पता नहीं उसने इस तरीके से बात करी, ठीक है। और फिर उसने बोला कि ये पैसा यहां पर कन्वर्ट कराने के लिए और जमा खाते में जमा करने के लिए पहले उसको 1 लाख रुपए जो है टैक्स के रूप में, या 1-1.5 लाख रुपए उसको कुछ उसके ऊपर अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा, उसके बाद ही ये पैसे वो कन्वर्ट करवा पाएगी। इस तरीके से उसने कुछ बात हमें बताई।
अब उसको देखते हमारा माथा ठनक गया। बस फिर हमने देखा कि भाई ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा मत कर, तू मत डाल। तो उससे पता चला कि वो तो बंदा ऑलरेडी 1,30,000 रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर चुका है। और हम देख करके इतने हैरान रह गए कि यार भाई तूने आज तक हमारे बच्चों के लिए, स्लम के बच्चों के लिए हम तेरे से 50-100 रुपए बोलते थे कंट्रीब्यूट कर ले, कुछ फ्रूट्स ले लेंगे, बुक्स ले लेंगे उनके लिए, वो तूने आज तक नहीं दिए। क्रिकेट खेलते थे तो बॉल तक खरीद के नहीं दी, लेकिन उसके लिए 1.25 लाख से भी ज्यादा पैसे उसने उसके अकाउंट में डाल दिए, और उसको 20-25 हजार रुपए और डालने थे। उस 20-25 हजार में उसको एक दोस्त और मिला, उससे 20 हजार मिल गए, 5 हजार की उम्मीद थी, वो हमारे से मांगने आया। तो हमने देखते उसको मैसेज किया, बताया, समझाया कि भाई मत कर, ऐसा मत कर, तू फंस रहा है, ये कोई ना कोई तेरे को फंसा रहा है, इस तरीके के कोई सिस्टम होता ही नहीं है। लेकिन भाई वही, ये प्यार तो अंधा होता है ना। प्यार में सब कुछ देखना सुनना सब कुछ बंद हो जाता है, और वो भी तब जब आपके कद से 10 गुना, आपकी चाह से, आपकी इच्छा से 10 गुना ज्यादा की चीज, 10 गुना ज्यादा आपको मिल रहे हो, है ना, जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वैसा कुछ आपके साथ हो रहा हो, है ना, तो फिर आप अंधे हो जाते हैं। भाई उसने नहीं सुनी हमारी बात, ठीक है। उसने अपने दूसरा दोस्त, जो दूसरा एक और दोस्त था, उससे 25,000 लिए, वो भी खुश हो गया, उसने भी खुश होकर के दे दी कि ले यार 25,000 ले, कोई बात नहीं, वो आएगी ना तो एक काम करना, उसको मेरे साथ भी एक दो बार मेरे ऑफिस में भी भेज देना, है ना, वहां पर भी घूम करके आएंगे, मैं भी टसन मारूंगा। और मैं और मेरा एक और दोस्त उसको समझाते रह गए कि मत कर। उसने वो 25,000 रुपए भी डाले, ठीक है। फिर उसके बाद एक और फिर से मैसेज आता है कि 50,000 की और कमी पड़ रही है। मतलब सामने वाला जो पर्सन था उसको लगा यार 1.5 लाख मांगे, 1.5 लाख आ गए, 50,000 कुछ और भी मांग लेते हैं। तो उसने कुछ और भी चीज के लिए बोला कि यार ये भी चाहिए। फिर उसको कॉल कर रहे हैं, है ना, तो कॉल करके वो एकदम मशीनी आवाज में बोला, प्लीज सेंड मी 50,000, इस तरीके से कर करके बोल रहा है ना। वो बोली कि मैं कस्टम ऑफिसर से बात करा रही हूँ, उससे बात करो। और फिर उसके बाद उसको हमने बोला कि हम तो कुछ नहीं भेज रहे भाई, अब नहीं भेज रहे, ये जितने भेजे ये भी वापस कर। तो वो समझ गया कि उस तरफ से कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग समझ गए। उसके तुरंत बाद उसने अपनी फेसबुक प्रोफाइल ब्लॉक, उसका जो वहां पर और दूसरा जीमेल का था वो ब्लॉक, उसका मोबाइल नंबर था वो ब्लॉक, सब कुछ ब्लॉक, कुछ भी नहीं मिल रहा। और ये लड़का उसके बाद ऐसा परेशान हुआ कि यार ये क्या हुआ, कहाँ गए, किधर गया पैसा। और बाद में फिर कंप्लेन कराई। कंप्लेन करने के बाद पता चला कि कोई नाइजीरिया का पर्सन था, दिल्ली में ही पहाड़गंज में ही रह रहा था। मतलब हम लोग सीपी में रहते थे, सीपी के बिल्कुल पास में ही पहाड़गंज है, जस्ट बगल में ही, उसी के बगल में। और वो इस तरीके के साइबर क्राइम का एक रैकेट चलाता था। उसने पड़ोस की पड़ोस में साइबर क्राइम में करते हुए 1.5 लाख इसके हजम लिए। और ये इसका हाल रहा। उसके बाद से हम आज भी उसको खूब चिढ़ाते हैं इस चीज को लेकर के, हंसी मजाक में, हालांकि कि पोलैंड क्या हाल है पोलैंड का। तो इस तरीके के साइबर क्राइम्स जो हैं भारत में हनी ट्रैप के माध्यम से करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हनी ट्रैप जो है, इससे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं कि एक तो देश की सुरक्षा की से संबंधित जानकारियां ले ली जाती हैं, लोगों से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं, ठीक है, लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे आतंकवादी घटनाएं करवा ली जाती हैं। आपने एक मूवी, एक वेब सीरीज देखना मेरे दोस्त, उस वेब सीरीज का नाम शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, हिम्मत सिंह के ऊपर बनी, हिम्मत सिंह के मेनन ने रोल प्ले किया था, स्पेशल ओप्स। स्पेशल ओप्स नाम से ये वेब सीरीज है, देखना आप सब लोग, 2 पार्ट में है, पार्ट 1 सीजन 1 और सीजन 2। और या फैमिली मैन देखना, फैमिली मैन के अंदर भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इन दोनों वेब सीरीज में आपको हनी ट्रैप का बहुत क्लियर जीता जागता उदाहरण मिलेगा कि किस तरीके से हमारे देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हनी ट्रैप में फंसा करके सूचनाएं चोरी करवाई जाती है, लीक करवाई जाती हैं, आतंकवादी बनवाया जाता है, उनसे जबरदस्ती आतंकवादी घटनाएं करवाई जाती है, बम प्लांट करवाए जाते हैं, गोली मरवाई जाती है, हत्याएं करवाई जाती हैं, चोरी डकैती करवाई जाती है, लोगों को बदनाम करवाया जाता है, ये सारे के सारे। और इन सारी चीजों का सोर्स जो था वो था सोशल मीडिया। ये है नेगेटिव इंपैक्ट इसका, ठीक है, सोशल मीडिया, सामाजिक मीडिया, ठीक। 7वीं चीज जो सबसे वो है आतंकवाद। सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवादी बहुत कई सारी ऐसी ऐसी गतिविधियां करते हैं। आपको मैं कुछ एग्जांपल से समझाता हूं मेरे दोस्त। आतंकवादी लोगों को सोशल मीडिया बड़ी पसंद है, उनको सोशल मीडिया बहुत पसंद आता है।
वो क्या करते हैं, अपनी सूचनाएं, अपनी जानकारियां एक दूसरे तक भेजने के लिए सोशल मीडिया में यूज करते, कोडिंग का यूज करते हुए आम से इंसानों की प्रोफाइल बनाएंगे, आम से इंसानों की प्रोफाइल बना करके आम सी भाषा में लिखेंगे, भेजेंगे, मैसेज करेंगे। किसी को लगेगा ही नहीं कि यार इसमें कुछ वो है, लेकिन वो सब कोड वर्ड में लिखा रहता है। जैसे एक डाल दिया ना, किसी ने एक खबर लिख करके भेज दी ऐसे ही कि भाई मेरे परिवार में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन मेरे पड़ोसी जो है उसकी स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है और वो मरणासन अवस्था में है, उसकी स्थिति ठीक करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता और फिजिकल सहायता, कुछ भी उस तरीके की सहायता की आवश्यकता है। अब ये देखने में आपको सिंपल सा मैसेज लगेगा, लेकिन जो दो आतंकवादी इसमें बात कर रहे हैं तो इसके पीछे हो सकता है उसमें कोड हो। उस आर्थिक सहायता का मतलब हो सकता है कि फंडिंग मांग रहे हो, समस्या से ग्रस्त मतलब हो सकता है समझ रहे हो कि हथियारों की कमी है, हथियार भेज दो, है ना। तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इस तरीके की कोडवर्ड यूज करके वो एक दूसरे के साथ सूचनाएं साझा करते हैं, जिससे उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है एक जगह बैठे बैठे पूरे विश्व में कहीं पर भी जाकर के बम ब्लास्ट करवाना, गोलीबारी कराना, आतंकवादी घटनाएं करवा देना। और आतंकवादियों की भर्ती में भी सोशल मीडिया का यूज किया जा रहा है, ठीक है, भर्ती में बहुत ज्यादा। ये तो हमने डेंजर देख लिया, हनी ट्रैप। टेररिस्ट एक्टिविटीज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टेररिस्ट क्या करते हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से नजर रखते हैं लोगों के ऊपर, उनका पूरा ग्रुप होता है, उनको पता होता है कि कौन कौन, तो वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके साथ कोई ना कोई भेदभाव हुआ हो, चाहे वो सरकार ने किया हो या समाज ने किया हो, समुदाय ने किया हो, किसी तरीके से उसको मतलब ऐसे व्यक्तियों को टारगेट करते हैं जो बहुत ज्यादा अपने आप को कट ऑफ महसूस करने लग जाते हैं या परेशान हो। कुछ बेरोजगार लोगों को टारगेट किया जाता है जिनकी महत्वाकांक्षाएं तो बहुत है लेकिन रोजगार नहीं है, ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है, उनसे बातचीत की जाती है, ठीक है, दोस्ती की जाती है, बातचीत करके फिर उनको भड़काया जाता है कि देखो तुम्हारे देश ने क्या दिया तुम्हें, है ना, क्यों उस देश के लिए कर रहे हो, क्या मिला तुम्हें, भूखे मर रहे हो, तुम हमारे लिए काम करो, हम तुम्हें हर महीने 1 लाख 1.5 लाख रुपए देंगे। करना क्या है तेरे को, कुछ नहीं, चाय की दुकान, चाय वाला बन, चाय ले और जाकर के डिफेंस मिनिस्ट्री में या संसद के बाहर लोगों को वहां पर चाय पिला बस, और वहां पर बस देख करके बताता रहे कि क्या क्या हो रहा है वहां पर, है ना। एक कुछ सामान तेरे पास भेजेंगे, उस सामान को ले जाकर के फलाना फलाना बिल्डिंग में रख देना, बस ये तेरे को करना है, फलाना फलाना व्यक्ति पर नजर रखनी, ये करना है। इस तरीके से बकायदा वो भर्ती की जाती है। और ऐसे जो संवेदनशील लोग होते हैं, जो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, जो ऑलरेडी समाज से, सोसाइटी से, सिस्टम से दुखी हो चुके हैं, हार चुके हैं, तो बहुत इजीली आतंकवादियों की बात में आकर के उनके अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। इंडिया में जो स्लीपर सेल है उसमें भर्ती किए जाने वाले अधिकतर लोग इसी तरीके से लिए जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, और उनके माध्यम से ऐसी ऐसी आतंकवादी घटनाएं करवा दी जाती है, पूछो मत। बड़े बड़े पैसे की चाह रखने वाले लोगों को मोटा पैसा दिया जाता है, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं उनको इस चीज के लिए कि देखो भाई तुम्हें हम करोड़ों रुपए दे रहे, तुम हमारे लिए हैकिंग करो, हमारे लिए जासूसी करो। तो सोशल मीडिया के माध्यम से आतंकवाद को फैलाने का जो काम जो है भारत में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में आपको देखने को मिलता है। तो इसका भी एक जो है वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो ये तो रह गए सोशल मीडिया के सकारात्मक और नकारात्मक आयाम। उम्मीद करता हूं आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीजें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे तरीके से, मजेदार तरीके से सोशल मीडिया के बारे में। अगर समझ में आई है तो जरा एक बार जोश दिखा दो, कैसा है जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। जिंदा है तो लाइक शेयर कर दो। आप लोग लाइक शेयर भी नहीं करते, पता नहीं कहां रह जाते हैं आप सभी लोग। मेरे को कई बार लगता है कि आप लोगों को कोई डिटेल में अगर पढ़ाता है ना तो डिटेल वाली क्लासेस आपको पसंद नहीं आती शायद, है ना। आपको बस ऐसे ही पसंद आते हैं कि कोई छोटी मोटी चीजें ऐसे आकर के बता दे, बस वही काम कर रहा है, वही ठीक है, बस डिटेल में ना पढ़ाएं कोई भी। लेकिन डिटेल में पढ़ना ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त, तभी आप चीजें समझेंगे, चीजों के बारे में ज्यादा अच्छे से आपकी समझ जो है वो विकसित होगी, डेवलप होगी। तो सोशल मीडिया के पॉजिटिव नेगेटिव पूछ लिए। अब यहां से सवाल आपका क्या आ सकता है, आंतरिक सुरक्षा में कैसे आएगा, निबंध में कैसे आएगा, दोनों को समझ लीजिए।
इंटरनल सिक्योरिटी में सवाल आएगा, भारत की सुरक्षा एजेंसियों में सेंधमारी के लिए सोशल मीडिया के दुरुपयोग को समझाइए। भारत की आंतरिक सुरक्षा को बेहतर करने के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है। इस तरीके की लैंग्वेज डाल करके आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा। आपको इसमें वही चीजें बतानी किस तरीके से हनी ट्रैप वगैरह वगैरह, आतंकवादी घटनाएं, ये सारी चीजें, साइबर क्राइम कैसे किए जाते हैं, और इस चीज को समझना है। निबंध में आपसे क्वेश्चन आएगा, ऐसे में तो पूछ लिया जाएगा सामाजिक मीडिया भविष्य एवं चुनौतियां, ये दे दिया जाएगा टाइटल, या ये दे दिया जाएगा कि सामाजिक मीडिया सहूलियतें बनाम चुनौतियां। इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाएगा सोशल मीडिया को लेकर के, और आपको फिर उसके ऊपर सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। तो अगर आपने ये क्लासेस देखी है, ये चीजें समझी हैं, तो आप यकीन मानिए मेरे दोस्त, आपके दिमाग में इतना बेहतर तरीके से मटेरियल घुस चुका है कि आप उसको भूलोगे नहीं। बहुत हंसी मजाक में, प्यार मोहब्बत से आपको ये सारी चीजें मैंने समझाया है, ठीक है। अभी ये देखो, यहां पर भी देखो ना, प्यार मोहब्बत कितने सारे होते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में प्यार मोहब्बत करने वालों की कमी नहीं है। हम वैसे बोलते हैं ना कि लोग नफरत फैलाते हैं सोशल मीडिया पर, ये तो है, लेकिन प्यार भी फैलाने वाले लोग हैं। उनको बस प्रोफाइल देखनी चाहिए लड़के के नाम की या लड़की के नाम की, है ना। जैसे कोई एक लड़की की नाम की दिख जाएगी, उस पर फोटो लगी हुई, बस वो पिघल जाएंगे वहीं पर, और वहीं पर लग जाएंगे आई लव यू डैश डैश डैश, है ना। चलो बातें करते हैं, है ना, चलो मेरा भविष्य बर्बाद करते हैं चलो मैं तुम्हें पढ़ाई के तरीके बताता हूं। सब चिंताएं उसको हो जाएंगी। अपने माँ बाप की कभी चिंता नहीं करी होगी उसने, कि माँ बाप से पूछ ले कि मम्मी पापा आपने खाना खाया, बीमार हैं क्या, कैसी हालत में आप हमारे पास को पढ़ा रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। नहीं, बाबू सोना ने खाना खाया कि नहीं खाया, है ना। बाबू सोना को सोने से पहले स्लीपिंग किस मिली कि नहीं मिली, है ना। उसको प्यार का इजहार किया कि नहीं किया, वो चीजों में बहुत ज्यादा वो लगे रहते हैं। तो प्यार बहुत है, देखा मैंने हमारे कमेंट बॉक्स में खूब प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से लोग, है ना तो प्यार करना अच्छी चीज है, बुरी नहीं है, लेकिन टाइम वेस्ट करना अच्छी चीज नहीं है जो आप लोग कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया वाला मामला हमने देख लिया। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी क्लास। साथ ही आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं, और भी इसके आगे नए पार्ट आते रहेंगे रेगुलर, टाइम टू टाइम जो है। इसके जो बाकी के पेंडिंग एरियाज हैं, बाकी के पेंडिंग क्लासेस हैं, वो ऐसे ही मेगा मैराथन सेशन में आते रहेंगे। उनके लिंक अगर चाहिए, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए, या फ्री पीडीएफ चाहिए, तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इस टेलीग्राम चैनल का नाम है अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। फिर से बोलता हूं, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल, अनअकैडमी ललित यादव की पाठशाला ऑफिशियल। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल है, आप मेरे से कांटेक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट मेरे कांटेक्ट के सब चीजें यहां पर हैं, ठीक है। जब भी कांटेक्ट करें करना। और अनअकैडमी का कोर्स अगर आप लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये रेफरल कोड याद रखिएगा, LYLIVE, इस कोड को अप्लाई करके लेना। आपको मैं 1-on-1 गाइड करूंगा एग्जाम पास होने तक, कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। बिना मैनेजर असिस्टेंट के डायरेक्ट बात आपकी मेरे से होगी। जब भी कॉल करेंगे, कॉल बैक आपको मैं ही करूंगा, अगर मैं रिसीव नहीं कर पाया तो विद इन 36 आवर्स आपके पास मैं कॉन्टेक्ट कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि एक टीचर ही आपको सही गाइड कर सकता है, मैनेजर असिस्टेंट से गाइडेंस नहीं मिल सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि बाद में आप कोर्स लेने के बाद फिर परेशान होते हैं कि सर हमने तो फलाना फलाना कोर्स से ले लिया, लेकिन अब गाइडेंस नहीं मिल रही, क्या करें। तो उसमें हम भी कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो आपको पहले से ही सतर्क रहना है। जब भी सब्सक्रिप्शन लें, एक बार मेरे से कांटेक्ट जरूर कर लेना है, बात जरूर कर लेना है, डायरेक्ट बात होने पर ही लेना। बाकी जितनी भी हेल्प हो पाएगी वो हेल्प भी हम कर देंगे। आप फाइनेंशियली वीक हैं, अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तो भी मैं अपनी गारंटी पर आपका एजुकेशन लोन से सब्सक्रिप्शन करा दूंगा, ईएमआई पर, बड़ी ही कम ईएमआई पर। जो भी हेल्प, जो भी सपोर्ट मेरे से हो पाएगी, वो सपोर्ट, वो हेल्प मैं आपके लिए एग्जाम पास होने तक करूंगा। कभी भी कोई प्रॉब्लम आपके लिए नहीं आने देंगे। कोड लेकिन याद रखना है LY लाइव, जब भी कोर्स ज्वाइन करें कोड यही लगाना है LY लाइव, ठीक है। हर हफ्ते नए बैच आते हैं, ये मेरे के कुछ कोर्सेज हैं जो मैं पढ़ाता हूं, ये आप देख लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा।
और ये मेरा कोड है, रेफरल कोड याद रखना है आपको, इसका नाम है LYLIVE। रेफरल कोड याद कर लीजिए बस, आपकी सारी समस्याओं का समाधान इस रेफरल कोड में है। बाकी मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर सब कुछ है, वहां से आप डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, यहां पर सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। चलिए, तो आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, एक हाई जोश बनाए रखना है, लाइक शेयर करते जाना यार, लाइक शेयर नहीं रुकना चाहिए, आप लाइक शेयर नहीं करते, और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी, इतनी डिटेल में क्लास कहीं से नहीं मिलेगी आपको। और हाउस द जोश का आंसर देंगे सभी लोग, हाउस द जोश आंसर आना चाहिए हाई सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही हाई जोश आपको बनाए रखना है, इसी हाई जोश के साथ रहना है, ठीक है। चलिए, तो इसी हाई जोश के साथ क्लास को एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं जल्दी ही नए नए सेशंस, नए नए टॉपिक्स के साथ, नई नई वीडियोस आपके लिए रेगुलर इस तरीके की मेगा मैराथन सेशन क्लासेस में लाता रहूंगा। चलिए, आप सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष शुभकामनाएं, आप सबको जय हिंद, जय भारत, लेट्स क्रैक इट।